कल बेंगलुरु में विपक्ष की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में 24 विपक्षी दल शामिल होंगे। इससे पहले पटना में हुई विपक्ष की बैठक में 15 दल शामिल हुए थे। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव समेत तमाम बड़े विपक्षी नेता शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले की रणनीति पर चर्चा होगी। तो इस बैठक पर नजर जो है वो जाहिर रहेगी। विपक्ष की इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। बाबा, यहां पर ये बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले कम से कम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की नाराजगी तो दूर होती हुई दिख रही है। क्या लगता है इस बैठक से क्या उम्मीदें की जाए, आगे का रोड मैप तय हो सकता है इसमें? निश्चित रूप से एक जो ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी मीटिंग में आएगी या नहीं आएगी, वो जो है अब संशय दूर हो गया है। और कल ही ऐसा लग गया था जब जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कल जो कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हो गया था कि दिल्ली का जो अध्यादेश है उसके खिलाफ में कांग्रेस रहेगी। राज्यसभा में यदि वोटिंग की नौबत आती है तो कांग्रेस उस अध्यादेश के खिलाफ में वोट करेगी। आम आदमी पार्टी शुरू से ही यह कह रही थी कि कांग्रेस अपनी स्थिति को साफ करे। चूंकि 20 तारीख से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, इसलिए कांग्रेस को ये फैसला लेना ही था। और इस मीटिंग के जो बेंगलोर में होने वाली है, आपको मैं दिखाऊं तो जो ये वही जगह है जहां पे कि कल जो है बैठक होने वाली है। और यहाँ पे पूरे बेंगलोर को एक तरह से सजाया जा रहा है। ढेर सारे पोस्टर मेरे पीछे ममता बनर्जी का जो ये पोस्टर आप देख रहे होंगे। कल जो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट ये है कि वो है सोनिया गांधी का डिनर। सोनिया गांधी ने डिनर दिया है और सोनिया गांधी कल जो है मीटिंग में शामिल होगी। पटना के मीटिंग में वो नहीं थी, तो सोनिया गांधी के पिक्चर में आने से कई चीज़ें साफ हो गई हैं। एक तो ये अब लगने लगा है कि कांग्रेस जो है ये विपक्षी एकता को लीड करने के लिए तैयार है, क्योंकि कल के बैठक में ये भी तय होना है कि कौन सा, यदि कोई मोर्चा बनता है तो उसका अध्यक्ष कौन होगा और उसका कन्वीनर, उसका संयोजक कौन होगा। संयोजक के रूप में नीतीश कुमार के नाम की चर्चा है। 3 वर्किंग ग्रुप बनाए जाने की बात हो रही है, जिसमें एक वर्किंग ग्रुप जो है वो ये तय करेगा कि किन मुद्दों पर जो है 2024 का चुनाव लड़ा जाए। एक वर्किंग ग्रुप ये तय करेगा कि इन सभी नेताओं की एक साथ रैली हो तो किस ढंग से हो, साउथ में कैसे हो, नॉर्थ में कैसे हो। और साथ ही यदि विपक्ष का एक कैंडिडेट ही खड़ा होना है तो वो किस फार्मूले के तहत खड़ा होगा। इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा जो है कल के मीटिंग में वो होने वाली है। और उसकी शुरुआत सोनिया गांधी के डिनर से होंगी। हालांकि बताया जा रहा कि ममता बनर्जी नहीं होंगी, कल अभिषेक बनर्जी होंगे, उसमें डेरेक ओब्रायन होंगे। ममता बनर्जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सीधे परसों के मीटिंग में शामिल होंगे। बिल्कुल, अब कई सारी चीजें तय होने की उम्मीद यहां पर अब की जा सकती है बाबा इस मीटिंग से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा जिसका आपने भी जिक्र किया कि अगर फॉर्मूला होगा एक कैंडिडेट का तो वो क्या फॉर्मूला होगा, इस पर नजर रहेगी। शरद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, ऐसे संकेत तो मिल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की नाराजगी अब शायद दूर हो जाए, लेकिन अब कांग्रेस अगर इसको लीड करने के लिए तैयारी एक तरह से उसकी दिख रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की लीडरशिप में आगे बढ़ने को तैयार यहां पर होगी? देखिए, अभी के हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की लीडरशिप स्वीकार कर सकती है। और यही एक स्वाभाविक सी चीज लग रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस लीड नहीं करेगी, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, भले आप इसको कह लें कि बहुत कमजोर स्थिति में है, लेकिन कमजोर स्थिति में होते हुए भी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। और अगर कांग्रेस लीड नहीं करेगी तो फिर बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। बाकी दल जो हैं वो लगभग बराबरी के स्तर पर हैं। तो ये एक बेहतर विकल्प नजर आता है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी कांग्रेस की लीडरशिप स्वीकार करे। और आज जिस तरह से जब खबर आई कि आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप नाराज है कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं किया है, हालांकि हमें सबको लग रहा था कि स्टैंड क्लियर हो गया है। कल दिल्ली के सवाल पर जयराम रमेश ने जो कहा काफी स्पष्ट लग रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी टॉप लीडरशिप का यह कहना था कि ये तो वही बात बोल रहे हैं जो पहले से बोल रहे थे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो जब ये खबर आई और फिर केसी वेणुगोपाल आगे आए तो उससे यह भी नजर आया कि क्योंकि इस बार जो मेजबानी है, जो लीडरशिप है वो कांग्रेस की है, तो कांग्रेस ने भी एक तरह से ये कहा जाए कि बात को संभालने के लिए बड़ा दिल दिखाते हुए उनके नेता सामने आए और उन्होंने और स्पष्ट किया कि वो दिल्ली अध्यादेश का विरोध करेंगे। तो उसके बाद से फिर जो है हालात लगने लगे कि जब कांग्रेस ने इतना आगे बढ़कर बयान दिया है तो फिर अब कोई कारण नहीं बचता कि आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं होगी और कांग्रेस के साथ में नहीं जाएगी। लेकिन अभी हमें आगे देखना होगा
कि किस तरह से ये सारे दल आपस में बैठते हैं, क्या मुद्दे तय होते हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये होगा ही होगा कि विपक्ष का साझा कैंडिडेट अगर होना है तो वो कैसे तय होगा फॉर्मूला, और पीएम कैंडिडेट विपक्ष का कौन होगा। तो ये जो है बातें हमें आने वाले समय में देखनी होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस से संतुष्ट नजर आ रही है और पूरी संभावना है कि अभी जो बैठक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की आम आदमी पार्टी की शुरू हुई है उसके बाद ये घोषणा हो जाए कि वो कल से शुरू होने वाली जो 2 दिन की बैठक है विपक्षी बेंगलोर में, उसमें अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी उसमें हिस्सा लेगी। चलिए, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन शाम की जो मीटिंग होगी उसके बाद चीजें और ज्यादा स्पष्ट यहाँ पर हो जाएंगी। शरद, आप रहिए हमारे साथ। बाबा, आप पर मैं यहाँ पर लौटता हूँ। अगर पिछली बार की मीटिंग से इस बार की मीटिंग देखें तो पार्टियां जरूर यहाँ पर बढ़ जाएंगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों में भी काफी कुछ बदल गया है। खासकर जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, जैसी बयानबाजी पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, तो इससे किस तरह का असर पड़ते हुए आप देख रहे हैं इन तमाम कोशिशों पर विपक्ष की? जी, आपने सही कहा कि विपक्षी एकता कुछ वैसी ही है तावीज़, जैसे कि आप मेढक तौल रहे हो, क्योंकि एक चढ़ाएंगे तो दूसरा उछल के भाग जाएगा। कुछ वैसी ही विपक्षी एकता की कहानी जो है अपने देश में रही है। एक बात साफ कर दूं कि लीडरशिप पर जो है इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हो रही है। लीडरशिप जो है वो चुनाव के बाद तय किया जाएगा। पहले इतना एक आम सहमति है कि अभी कोई लीडर नहीं होगा, कोई पीएम कैंडिडेट नहीं चुना जाएगा। रही बात, आपने महाराष्ट्र की बात की और बंगाल की बात की। देखिए, 3 या 4 राज्य हैं जहां पे कि विपक्ष के नेता फोकस करना चाहते हैं। वो है महाराष्ट्र 48 सीट, 42 सीटों वाली पश्चिम बंगाल और 40 सीटों वाली बिहार। ये 3 जगह ऐसा है जहां उनको लगता है कि यदि हमने कोशिश करी, और उत्तर प्रदेश की बात अभी छोड़ देता हूं, तो शायद कुछ विपक्ष के नेता को लगता है कि शायद वो कुछ अचीव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे दिक्कतें हैं, आपको माननी पड़ेगी, लेकिन उन दिक्कतों को कम कैसे किया जाए। एक चीज़ जो अंडरलाइन है कि लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको डर सता रहा है कि जिस ढंग से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्या कल को उनका नंबर ना आ जाए। ये डर जो है वो एक सीमेंटिंग फैक्टर है जो सारे विपक्षी नेताओं को इकट्ठा आने के लिए मजबूर कर रहा है। बाबा, बहुत छोटा सवाल आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि वक्त जो सीमित है। ये लोकसभा के लिए तैयारी यहाँ पर हो रही है, लेकिन इससे पहले एक बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, उसमें विपक्षी एकता दिखाने की रहेगी इन सब पार्टियों के सामने। देखिए, इसी के वजह से आप कहेंगे कि तेलंगाना से बीआरएस को क्यों नहीं बुलाया गया है, क्योंकि बीआरएस भी अभी कांग्रेस से जो है हाथ नहीं मिलाना चाहती और कांग्रेस भी नहीं मिलाना चाहती, क्योंकि दिसंबर में उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। बाकी जो है राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पे उनको डर लगता है कहीं आम आदमी पार्टी ना वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा कर दे, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को भी गुड ह्यूमर में रखना चाहते हैं। इसलिए भी जल्दी से उन्होंने अपना स्टैंड क्लैरिफाई किया दिल्ली अध्यादेश पे। तो कोशिशें चल रही है, कितनी कामयाब होंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिशें जरूर जारी हैं। बिल्कुल, कोशिशें जारी हैं और जैसी चीज़ें अब तक रही हैं, लगता है काफ़ी कोशिशें करनी भी पड़ेंगी आगे विपक्षी पार्टियों को एक लाइन पर आने के लिए। बहुत शुक्रिया शरद आपका और बाबा आपका इस सब जानकारी के लिए और यहाँ पर जुड़ने के लिए हमारे साथ।